तो अभी लेट मी गो टू, आप लोग को व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? ऑल क्लियर? यस सर। यस ओके। सर। तो हम लोग ये चैप्टर जिसकी पढ़ाई करें दैट इज ग्रेविटेशन, राइट, गुरुत्वाकर्षण। हम लोगों ने कल एक एक फॉर्मूला के बारे में सीखा कि दो चीजों के बीच में जो बल लग रहा होता है दैट इज governed by this formula. F equals to G multiplied by M1, let's say M1, okay, M2 divided by D square. और कि कोई भी दो वस्तु जो कहीं पे भी यूनिवर्स में ब्रह्मांड में रहती है उनके बीच में एक बल लग रहा होता है, और वो बल किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये दोनों का अपना अपना मास के ऊपर, पहले वस्तु का मास दूसरे वस्तु का मास, और उनके बीच की दूरी के ऊपर। मतलब मास ज्यादा होगा तो उनके बीच में ज्यादा बल लग रहा होगा, और दूरी ज्यादा होगी तो कम बल लग रहा होगा, दूरी कम होगी तो ज्यादा बल लग रहा होगा, और उसके समानुपाती होता है। और ये जिसे कांस्टेंट, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू साइंटिस्ट लोगों ने निकाला कि G इक्वल 6.673 इंटू 10⁻, कितना था? कल बताया था मैंने क्लास में, आप लोग को किसी को याद है? 6.673 इंटू 10⁻? -11 था शायद से सर। -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक मिनट रुकिए, हम भी भूल गए। 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। That is what I have to confirm, पर किलोग्राम स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो हम भूले माइनस किलोग्राम स्क्वायर, ये आप लोग भी भूल सकते हैं और भूलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर तो खैर याद रखना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा जुगाड़ नहीं है, लेकिन जो यूनिट में अगर भूलेंगे ना तो ये यहाँ पे छुपा हुआ है। जो हम लोगों ने कल देखा ये फॉर्मूला कि फोर्स इक्वल टू G इंटू मास 1 इंटू मास 2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो यानी कि G का हम लोग यूनिट देखना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास 1 इंटू मास 2। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे बोले कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड, और क्या है पता नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे ये फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ये है डिस्टेंस तो मीटर स्क्वायर, और ये मास 1 मास 2 है तो किलोग्राम किलोग्राम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसीलिए हो गया ये, जो आप हम पिछले इसमें देख के बता रहे थे आप लोग को, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर -2। आई थिंक ये आप लोग ये जानते हैं -2 कैसे होता है, +2 कैसे होता है, एक्सपोनेंट्स का बेसिक फार्मूला है। तो ये हम लोगों ने कल फार्मूला सीखा, जो कि हमको बताता है कि भाई कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी दो चीज हो, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, उनके बीच का जो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है, वो फोर्स कितना होता है, कितनी जोर से अट्रैक्ट कर रही होती हैं, वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूला के ऊपर, जो साइंटिस्ट लोगों ने पूरा रिसर्च एक्सपेरिमेंट करके निकाला है। एक चीज तो क्लियर था कि जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो फोर्स है, जो बल लग रहा होता है, पहली वस्तु का मास और दूसरी वस्तु का मास के मतलब या द्रव्यमान के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के विषम अनुपात में या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है कि भाई जो चीजें दूर में हैं उनके बीच में जोर कम लग रहा होगा, जो चीजें पास में होंगी उनके बीच में जोर ज्यादा लग रहा होगा, फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। सो दिस इज द थ्योरी। अभी आप बोलेंगे कि इसके ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि इसी के ऊपर हम बाकी चीजों को सीखेंगे अभी। तो अब देखा जाए ये फॉर्मूला जो निकला ना, इसको हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हुई, बहुत सारा जो अननोन कॉन्सेप्ट था उसको, उसके बारे में क्लैरिटी मिली लोगों को। अब आप लोग बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल क्या क्या सिचुएशन में क्लैरिटी मिली। अब जैसे कि अब मेरे से कोई अनजान आदमी रहेगा, इसको ज्यादा जानकारी नहीं रहेगी, तो क्या होगा, उसको लगेगा कि अरे यार ठीक है,
किसी ने बोल दिया कि सूर्य के चारों ओर अर्थ घूम रहा है, तो क्यों? रस्सी में बांध के पत्थर घुमाने के लिए तो उसको जोर लगाना पड़ता, तभी वो घूमता है। तो सूर्य के चारों ओर अर्थ क्यों घूम रहा है? किसी और मतलब गैलेक्सी में किसी और नो स्टार की चारों तरफ क्यों नहीं घूम रहा है? तो पता चला कि भाई ये जो बल है इसको खींच के रखा हुआ है। मून अर्थ के चारों ओर क्यों घूम रहा है? तो ये पता चला कि ये बल है इसके अंदर की, इसको ये फोर्स है विच इज मेकिंग द नो मून रोटेट अराउंड द सन, मून रोटेट अराउंड द अर्थ। तो ये सभी चीजें उससे क्लियर हुई कि भाई ठीक है, कि वर्ल्ड में यूनिवर्स में कहीं पे भी दो कोई चीजें आप जो है आपस में अट्रैक्ट करती है, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। और कितनी ताकत से अट्रैक्ट कर रही होती है वो इसके थ्रू पता चला। तो अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है अभी तक, राइट? हम मान के चलें या कुछ कुछ है तो पूछ लीजिए भाई। नो सर। ओके, अंकित, सोनम, आप लोग ठीक हो? नो सर। सर। ओके, ऑलराइट, तो चलते हैं फिर वापस। तो ये पार्ट तो क्लियर हुआ। अब जो है आगे थोड़ा देखा जाए तो उसमें देखेंगे कि ठीक है कि भाई अर्थ को अर्थ को जो है सन अपनी ओर खींच रहा है इसलिए घूम रहा है। उसी तरह से बाकी और जो है 8 प्लैनेट है सब मिला के जो कि इसके आसपास घूम रहे हैं, दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन अब एक और चीज भी है कि ये हम लोग बात, ये पूरा चैप्टर ग्रेविटेशन के ऊपर है, तो मतलब जो है धरती जो है अपनी ओर हर चीज को खींच रही होती है, इसलिए हम लोग धरती के ऊपर टिके हुए हैं और धरती घूम रही है, धरती के साथ साथ हम लोग भी घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अगर आपके ये अर्थ है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे अमेरिका है, मान लिया यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे हम जस्ट जैसे रैंडमली ड्रॉ करें, ठीक है, ये मैप नहीं है। तो धरती घूम रही है, ये आई मीन इट रोटेट्स एंड इट रिवॉल्व्स, बोथ है, राइट? धरती भी गोल गोल घूम रही होती है और गोल गोल घूमते हुए इस एक्सिस पे सन का परिक्रमा भी कर रही होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे हैं, मान लिया जाए ये इंडिया है, यहाँ पे हम लोग हैं अगर धर और यहाँ पे अमेरिका है, जब धरती घूम रही होती है हमको साथ में लेके घूम रही होती है, मतलब अगर हम सोए थे इंडिया में तो उठते भी इंडिया में ही हैं, अनलेस वी फ्लाई टू दिस पार्ट। तो बेसिकली धरती ने हमको बांध के रखा हुआ अपने साथ में और घुमा रही है, अनलेस वी पुट दैट एफर्ट, ड्राइव, फ्लाई, ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो अब धरती जो अपनी ओर खींच के रखी हुई है, ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि भाई कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये धरती है, ये हम लोग हैं, धरती ने हमको चिपका के रखा अपने साथ में, वहां पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है जो कि ये चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है। बट कितना, तो ये पार्ट भी से क्लियर हो गया कि भाई ये धरती है, ये मान लिए आप लोग हैं, ये हम मोटा ताजा आदमी हम यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आपको एक बल से धरती खींच रही है, दूसरे बल से हमको खींच रही है, ठीक है। मेरा मास ज्यादा है तो हमको ज्यादा जोर से खींच रही है, आप लोग हल्के फुल्के हो, आप लोग को कम जोर से खींच रही है, और उसके लिए भी फॉर्मूला सेम ही है, जी मल्टीप्लाइड बाय ये मास हो गया, अभी मान लिया जाए इसको बोलते हैं अर्थ का मास, धरती का मास, और ये है मान लिया जाए दूसरा मास है इंडिविजुअल का मास, चाहे मेरा मास हुआ या मेरा द्रव्यमान हुआ, आप लोग का द्रव्यमान हुआ, जो भी, ठीक है, बाय डी स्क्वायर। तब ये डी जो है यहाँ पे हम लोग पड़े हुए हैं, ठीक है, तो डी को मान के चलिए यहाँ पे है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा सेकेंड फ्लोर पे रहते हैं, थर्ड फ्लोर पे रहते हैं घर के, तो भी ये डी जो है ये कुल मिला के धरती का रेडियस के बराबर, सॉरी कहाँ गया, ये हमारे दूरी, ये बल जो लग रहा होता है ये इसका केंद्र से काउंट करते हैं, मतलब अर्थ का सेंटर से, ठीक है। तो ये डी जो है विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, उसको रेडियस ऑफ अर्थ बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमको ये
जानकारी मिला था कि कोई भी दो चीजों को कितना बल लग रहा होता है आपस में, चीजें any two objects attract each other with a certain force. दिस इज द फॉर्मूला जो हम लोगों ने सीखा। और साथ ही साथ न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सॉरी न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, पहले एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ स्टेप बैक। यहाँ पे पहले पहले समझते हैं फ्री फॉल को। ठीक है, आप मान लिया जाए ये आपका घर था, इसके ये मान लिया जाए वन स्टोरीड हाउस है, एक एक तल्ला मकान है। ठीक है, यू वेंट टू द रूफ एंड जस्ट जम्प्ड, यहाँ पे जाके छत पर से कूद गए। मतलब कीजिएगा मत, वो सब काम खतरे वाला काम है, हाथ पे टूटेगा फालतू में। लेकिन जस्ट समझने के लिए, ठीक है, आप नहीं कूदे, छत के ऊपर गए, आप अपने हाथ में एक पत्थर लिया और बिना कोई जोर लगाए इसको जस्ट छोड़ दिया, पत्थर गिरा। मान लिया नीचे एक थाली, एक प्लेट रखी है मेटल का थाली, इस पे पत्थर गिरता है, आवाज होता है। ठीक है, अब यही काम कीजिए, एक तीन तल्ला मकान पे जाइए, थ्री स्टोरीड हाउस की छत पे जाइए, यहाँ पे भी सेम थाली रखिए और ये पत्थर को, उसी वही सेम साइज का पत्थर को गिराइए हल्के से। मान के चलिए कि आपका निशाना बहुत अच्छा है, सीधा थाली के ऊपर गिरता है। यहाँ पे जो पत्थर गिरेगा उसका जो आवाज होगा और यहाँ पे जो पत्थर गिरेगा उसका आवाज ज्यादा होगा, ये आप फील करेंगे। या इसको ऐसे समझने के लिए देखिए कि इस जगह पे जब पत्थर गिरेगा थाली के ऊपर वन स्टोरीड हाउस में, तभी उसका जो स्पीड होगा वो यहाँ से यहाँ जो गिर रहा होगा उसका स्पीड से कम होगा। मतलब यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगा, यहाँ पे थाली में आवाज बहुत जोर से निकलेगा। मतलब सीधा सा एग्जांपल है कि अगर आप एक तल्ला मकान की छत पर से गिरते हैं अगर, तो हल्का फुल्का मोच आके काम चल जाता है। तीन तल्ला मकान की छत पर से गिरिएगा तो हड्डी उड्डी का थोड़ा सा हो जाएगा गड़बड़, डॉक्टर तक पहुंचना पड़ेगा फटाफट। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, ओके, हाँ, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि इस कम ऊंचाई से गिरते हैं तो आपके आपका यहाँ से जब फ्री फॉल कराता है, मतलब सिर्फ छोड़ देते चीजों को, तो देखें कि यहाँ से यहाँ तक गिरने में इसका स्पीड जितना बढ़ा था और यहाँ से यहाँ तक स्पीड जो बढ़ा था वो डिफरेंस था। मतलब यहाँ पे आप फ्री फॉल कराए, चीजों को ऐसे सिर्फ ड्रॉप कर दिया आपने, यहाँ से यहाँ तक आने में उसका स्पीड काफी बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक, यहाँ से यहाँ गिरने में और यहाँ से यहाँ गिरने में स्पीड में काफी अंतर होता है। मतलब कम दूरी तय कराते हैं फ्री फॉल में, अगर चीजों को सिर्फ छोड़ देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक में इसका स्पीड ज्यादा बढ़ जाता है। उसको आप रिलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन से, कि वो जो एक्सेलरेशन हुआ, मतलब सामान को यहाँ से गिराया और यहाँ तक में स्पीड बढ़ा और यहाँ से यहाँ तक में जो स्पीड बढ़ा, वो भी एक तरह का एक्सेलरेशन हुआ, त्वरण हुआ, स्पीड बढ़ा। तो हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन को बोलते हैं ए। यहाँ पे जो ये त्वरण हुआ, दैट हैपेंड बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो धरती जो हमको अपनी ओर खींच रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसकी वजह से होता है। तो वहां पे उस एक्सेलरेशन को, उस त्वरण को हम ए नहीं बोल के जनरली जी टर्म्स में सिग्निफाई करते हैं कि भाई दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आगे से हम लोग जो जहां भी हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे होंगे तो वहां पे हम ए के जगह पे जी यूज करेंगे। चीज एक ही है, दिस इज अ जेनरिक टर्म एक्सेलरेशन के लिए, जो हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से कहीं भी चिपका सकते हैं। दिस जी इज द एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम इसलिए इसको, ये मतलब ये एक्सेलरेशन जो यहाँ से जो धरती पे जो आपने पत्थर गिरा थर्ड फ्लोर से धरती तक, आई मीन सरफेस तक, और फर्स्ट फ्लोर से यहाँ तक थाली के ऊपर, ये जो एक्सेलरेशन हुआ दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन, आई मीन ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, इसलिए उसको जी यूज करते हैं उसके लिए। तो अब जो है हम लोग जाते हैं पिछले फॉर्मूला में जो हम लोग बात कर रहे थे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो
अगर हम धरती के संदर्भ में बात करें, अर्थ के संदर्भ में बात करें या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के अराउंड बात करें, तो किस फोर्स से अर्थ हमको अपनी ओर खींच रही होती है? एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इन केस ऑफ अ फ्री फॉल, इट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोटा आदमी तेजी से गिरेगा, पतला बच्चा धीरे धीरे गिरेगा। रुई का टुकड़ा हवा में छोड़ेंगे तो फ्री फॉल कराएंगे फर्स्ट छत पर से, देखिए बहुत धीरे धीरे गिरता है, क्योंकि उसका मास बहुत कम है और वो द्रव्यमान काफी कम है, और वो इसलिए उसके ऊपर जोर कम लगता है, तो धीरे धीरे गिरता है। ठीक है, उसके ऊपर तो ये हो गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड ए इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखेंगे कि कोई भी चीज के ऊपर कितना बल लग रहा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको बोलता है कि भाई उस चीज का मास कितना है और जी का वैल्यू कितना है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। तो आप अब ये फॉर्मूला और जो दूसरा फॉर्मूला था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लग रहा होता है, दोनों को रिलेट कर देते हैं। जो हमने यहाँ पे ये जो फॉर्मूला ये जो फॉर्मूला था, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लग रहा होता है धरती के मतलब अर्थ के संदर्भ में हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला, और इसको अब जो है हम ले आते हैं हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ में रिलेट करते हैं, तो हमको कुछ नया चीज पता चलेगा कि भाई एक फॉर्मूला बोले हमने कि फोर्स इक्वल्स टू force applied by earth, yeah, force between earth and any object on the surface of earth is g तो gravitational constant है, वो तो रहेगा उतना, mass of earth multiplied by mass of object लिखते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय ये था डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस तो ये हो गया अर्थ का रेडियस, क्योंकि हम अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं। अब मतलब धरती से 2 मीटर ऊपर, 5 मीटर ऊपर, 10 मीटर ऊपर, उसको नहीं के बराबर मानेंगे, मतलब वो समझिए कि ये रेडियस है। आप यहाँ पे हैं या 2 मीटर ऊपर है, 3 मीटर ऊपर है, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये रेडियस काफी बड़ा है। धरती का जो रेडियस है, मतलब 5 लाख मान लिया, अगर बोलते हैं 5 लाख में अगर एक जोड़ते हैं तो उससे आपका हिसाब किताब में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, तो हम लोग मोटा मोटी इसको रेडियस मान के ही चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये फॉर्मूला पढ़ा था। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि फोर्स अप्लाइड बाय एनीथिंग इज a फंक्शन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं मास, तो ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जी। देखते हैं किसी को कुछ सवाल है? आई हर्ड अ साउंड, किसी ने हाथ खड़ा किया था या कोई छोड़ के चले गए? ओके, ठीक है, तो सोनम को वापस आने देंगे। तो अभी जो ये दो फार्मूला है, पहला कि भाई दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या फोर्स लगेगा, वो एक फार्मूला है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से कितना फोर्स लगाती है धरती हमारे ऊपर, वो दूसरा फार्मूला है। वो था सेम, धरती ने ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फार्मूला जोर लगाया, और धरती और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना जोर लगता है, ये दो फार्मूला है। इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, तो उससे हमको तीसरा फार्मूला पता चलता है कि F इक्वल F इक्वल टू G मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ multiplied by mass of object divided by radius of the earth is equal to mass of the object into acceleration due to gravitational force। ये दोनों एक ही फोर्स है, दोनों यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना लग रहा है और ये अर्थ कितना जोर लगा रही है, तो बोथ आर सेम थिंग। नाउ इसको उड़ा दीजिए, अब आपके पास सॉल्व करने के लिए ये दो चीज है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन है, तो उड़ा देते हैं इसको भी। अब देखिए यहाँ पे बच गया क्या,
कि जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम लोग निकालना चाह रहे थे। जी इक्वल्स ये वाला बड़ा वाला जी, कैपिटल जी, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। जी का वैल्यू पता है हम लोग को 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 23, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ इज आल्सो फिक्स्ड। इफ यू वांट टू सी, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, देखते हैं। मास ऑफ अर्थ इन एसआई यूनिट इन किलोग्राम, चलिए 5.972 इंटू 10 पावर 24। तो खैर अभी उस कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे हम लोग, जो भी 5.6 जो भी था। और रेडियस ऑफ अर्थ इज आल्सो फिक्स्ड, ठीक है। जैसे मास ऑफ अर्थ किलोग्राम में इतना निकला, उसी तरह से इसका रेडियस भी फिक्स होता है। आई मीन फिक्स होता है मतलब ऑब्वियसली इट्स अ फिक्स ऑब्जेक्ट, तो उसका रेडियस जो है निकालेंगे मीटर में, यहाँ पे डाल देंगे। ये सब कुछ करने के बाद उनको पता चलता है जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो पिछला स्क्रीन में देखे थे सारा हिसाब किताब, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ डालेंगे या फिर रेडियस ऑफ अर्थ डालेंगे, तो उससे हमको पता चलता है कि जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर कोई चीज ग्रेविटेशनल फोर्स से गिर रही से अगर के कारण अगर फ्री फॉल हो रहा है, गिर रही हो अगर, तो ये एक्सेलरेशन जो है उसका हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जनरली। अब ये बोलेंगे कि देखिए ये जी जो है डिपेंड करता है किस किस चीज के ऊपर, रेडियस के ऊपर, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ तो फिक्स है, वो नहीं चेंज होगा, लेकिन रेडियस जो है चेंज होता है। मतलब अगर आप अर्थ का शेप देखेंगे, धरती का शेप देखेंगे ना, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, ठीक है। यहाँ पे जो पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां पे थोड़ा चपटा है, ठीक है। यहाँ जो इक्वेटर है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है। यानी कि अगर आपका जोर पूरा सेंटर से लग रहा है तो यहाँ पे रेडियस कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दूरी कम हो जाएगी। तो जो जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम होता है। जैसे होता है ना कि भाई बड़ा बहुत दिन से डाइटिंग कर रहे हैं, वजन कम नहीं हो रहा है, कि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि मेरा मेरा वजन मान लिया जाए कि अगर 75 किलो है, अगर हम एक्सरसाइज करके डाइटिंग करके वजन कम नहीं हो रहा है, अगर हम वही अपना वजन जाके नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे लेंगे तो हो सकता है कि 72 किलो दिखे, 71 किलो दिखे, और तब हमको लगा कि चलो बढ़िया है, वजन कम हो गया। तो ठीक है, वो तो धोखा है। मतलब वजन कम देखने के लिए तराजू में आप नॉर्थ पोल तक जाएंगे और पैसा खर्चा करेंगे, वो तो अलग दूसरा चीज है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ऑन अ सीरियस नोट इज कि जो 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 हमने नियम सीखा, कि जो फॉर्मूला सीखा कि दो चीजों के बीच में जो बल लग रहा होता है या फोर्स लग रहा होता है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो वही है कि हम लोग अगर ये डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से, धरती के सेंटर से अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, बिकॉज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, पूरा पूरा गोला नहीं है वो। तो जहां पे दूरी कम होगी, मैंने क्या बोला कि मैंने उल्टा बोला एक्चुअली, जहां पे भी दूरी कम होगी वहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, यानी कि उसका वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, मतलब जी का वैल्यू जो है, तो सॉरी, ये पोल के ऊपर जो वजन रहेगा वो वजन कम हो जाएगा अगर आप इक्वेटर पे आएंगे तो, मतलब इस ये हॉरिजॉन्टल जगह पे, मतलब डिस्टेंस जब आपका ज्यादा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, इसका वैल्यू कम हो जाएगा, और इसका वैल्यू कम हो जाएगा तो आपका वजन भी आपको कम फील होगा, ठीक है। तो अब पोल और इक्वेटर का कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, इतना ही सिर्फ ध्यान रखेंगे कि ये जो जी का वैल्यू होता है, जो हम लोगों ने देखा कि दैट डिपेंड्स ऑन, ये चीज तो फिक्स है, ये चीज फिक्स है। तो जहां जहां पे रेडियस ज्यादा होगा, जहां जहां पे दूरी ज्यादा होगी,
वहां पे जी का वैल्यू कम होगा, यानी कि उसके ऊपर फोर्स कम लग रहा होगा। जहां जहां पे दूरी बढ़ती जाएगी वहां पे जी का वैल्यू कम होता जाएगा, यानी कि फोर्स भी अर्थ का उसके ऊपर लगने वाला कम होगा। तो इससे एक और, अच्छा, यहाँ पे बिफोर आई मूव ऑन, आप लोग ये पार्ट क्लियर है बेटा कि हाउ दैट? यस सर। ओके। तो अब जो है इसके बाद वेट्स के बारे में सर। आएंगे आएंगे आएंगे, रुक जाइए, हड़बड़ाइए नहीं। एमजी। हाँ वही बोल रहा हूँ, रुक जाइए। तो जब, अब देखिए, ये है आपका तराजू, ठीक है। मान लिया जाए यहाँ पे एक सब्जी खरीदने जाते हैं, अब सब्जी वाला क्या होता है, यहाँ पे इसको होल्ड किया जाता है। हम, बट हम आई एम फ्रॉम ओल्ड स्कूल राइट, तो हम एकदम एकदम सिंपल तरीके से समझाएंगे। यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये आपका तराजू है, ठीक है। इसमें इस तरफ आप बटखरा रखते हैं, वेट रखते हैं, और इस तरफ सब्जी रखते हैं, ये जो भी खरीद रहे होते हैं। अब इस वेट को देखिए, अगर इसका वेट ये बोलता है कि 2 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम वर्सेस मान लिया जाए आधा किलोग्राम, 500 ग्राम, सॉरी 200 ग्राम, कुछ भी रखेंगे। उसको आप अगर हाथ में पकड़ते हैं, अभी हाथ में फोल्ड करेंगे, आपको देखेंगे कि भाई जितना वो वजन बढ़ते जाता है उतना ही आपको ज्यादा ताकत लगाना होता है। आप कोई भी एक कोई भी बाट को या कोई वजनदार चीज को हाथ में पकड़ते हैं, तो टू होल्ड इट इन योर हैंड यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट। जितना वजन है उतना, जितना भारी है वो उतना ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। अब जो भारी जो वर्ड मैंने यूज किया उसका ये मीनिंग है कि दैट इज, अगर आप उसको हाथ हाथ छोड़ देंगे, फट फटाक से वो धरती पे आके गिरेगा। अगर आप एक अपने हाथ में रुई का टुकड़ा रखते हैं, उसको अगर उसको हाथ छोड़ देते हैं अगर, तो धीरे धीरे आराम से धीरे 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 करके धरती पे गिरता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो हल्का चीज था उसमें धरती इंटरेस्टेड नहीं है, धीरे धीरे गिरेगा वो, ठीक है। रुई का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा, जो भी हल्का, बहुत हल्का चीज फील होता है, वही आप 5 किलो का बांट लीजिए, 100 ग्राम का भी बांट लीजिए, छोड़ दीजिए, तो नीचे धरती से गिरता है वो। तो क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे आपको फील हुआ कि धरती या अर्थ जो है उसको अपनी ओर खींच रही थी बहुत तेजी से। जो भी जितना जितना भारी है उसको उतना तेजी से खींच रही होती है, एंड दैट इज व्हाट रिफ्लेक्ट्स इन योर वेट। तो अब इसको देखेंगे, यहाँ पे तराजू पे आ जाइए कि ये बच्चा लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं शायद से। तो ओके, तो चलिए, कन्हैया एजुकेशन से बच्चे लोग भी आए और आदर्श नगर से बच्चे आए, लेकिन अभी आप लोग बेटा थोड़ा सा लेट हुए। अ, अगर हम पूरा रिपीट करेंगे तो थोड़ा घबराहट हो सकता है, लेकिन समरी ये है कि हम लोग अभी बात करना चाह रहे हैं कि मास यानी कि द्रव्यमान और वेट के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है। सुनने के लिए जैसा लगता है, पहले के क्लासेस में हम बताए हैं तो हम ऐसे बोले होंगे कि हाँ भाई मास के बदले में हम बोल देंगे इसका वेट ज्यादा है, बट दैट वाज जस्ट टू से कि दिस आर वेरी रिलेटेबल थिंग्स। कोई चीज का मास ज्यादा होता है या द्रव्यमान ज्यादा होता है तो उसका वेट भी ज्यादा होता है। तो अभी हम लोग सीख रहे थे, पिछले क्लास में बेटा हम बता रहे थे कि कोई भी दो चीजें होती है उनके बीच में एक एक बल लग रहा होता है, एक फोर्स लग रहा होता है, और उसके लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट वन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। मतलब वो कितना दूरी पे है और दोनों का अपना अपना मास कितना है, यानी द्रव्यमान कितना है। और जी जो है एक कांस्टेंट निकला था, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने आज जो है एक्स्ट्रा चीज निकाला कि ये फॉर्मूला यूज करके और उसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ में रिलेट किया कि भाई एक फॉर्मूला तो दोनों दो चीजों के बीच में जो जोड़ लग रहा होता है उसका फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू जी इंटू मास वन इंटू मास टू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। और दूसरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि कोई चीज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होता है
उससे डिसाइड होता है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा और उसका मास कितना है। मतलब मास कितना है, उसका उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन लगाना है, उससे पता चलता है कि कितना बल लगेगा। मतलब कितना तेजी से कोई चीज को मूव करना है, उसके लिए कितना बल लगेगा वो डिपेंड करता है भाई कितना तेजी से मूव करना है और उसका मास कितना है। ठीक है, तो ये दो फार्मूला को मिला करके हम लोगों ने पता किया, या हम लोगों ने क्या पता किया, हम लोगों ने तो साइंटिस्ट लोगों ने पता किया था, उससे एक जी बोल के चीज निकाला। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका वैल्यू निकलता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये चीज जो है कैसे निकला, ये मैंने बताया है क्लास में। इस क्लास का वीडियो आप थोड़ा सा देखेंगे ना एक बार, तो क्लियर हो जाएगा। अभी हम दोबारा नहीं कर रहे हैं, ताकि जो है, नहीं तो आप लोग उसमें कुछ नया चीज नहीं, वो दो फार्मूला है उसमें, उसी को मिला करके ये जी का वैल्यू निकलता है। अब बोलेंगे जी क्या है, तो जी ये है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उत्पन्न किया गया त्वरण। अब इसको समझेंगे फ्री फॉल से, कि मान लिया जाए आप एक एक 5 फीट ऊंचा टेबल है, वहां पर एक कोई चीज को ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे इस 5 फीट का ऊंचाई से कोई चीज को, एक कांच का ग्लास है, छूट जाता है, गिरता है वो। यहाँ पे जब छोड़ देते हैं, मतलब कोई स्पीड नहीं था, उसका वेलोसिटी कुछ नहीं था, जीरो था। यहाँ तक कि पहुंचते पहुंचते उसका वेलोसिटी कुछ हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर यही यही चीज अगर मान लिया जाए 20 फीट के ऊंचाई से गिरता है, अगर वही चीज, वही कांच का ग्लास, तो जब तक यहाँ पहुंचेगा, उसका देखिए वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। तो ये जो वेलोसिटी बढ़ता है जीरो से लेकर के सर्टेन नंबर तक, उसी को बोलते हैं ना एक्सेलरेशन या त्वरण, वेलोसिटी का बढ़ना। तो ये जो वेलोसिटी का बढ़ना हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि धरती अपनी ओर हर चीज को खींच रही होती है। तो उसी के लिए हम लोगों ने निकालना था भाई किस तेजी से खींच रही होती है, क्या एक्सेलरेशन इम्पोज करती है धरती, दैट इज गिवन बाय जी, जो हम लोगों ने पहले निकाला है। आप लोग एक बार इस क्लास का वीडियो थोड़ा देखेंगे एक बार ना, शुरू से अभी तक में, तो थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, तो उससे हमको वैल्यू निकलता है जी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये थोड़ा हम आप लोग से जबरदस्ती कर रहे हैं कि भाई बोल रहे हैं कि इसको याद कर लीजिए, लेकिन ये याद करने का चीज है, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। हम ये चीज को 30-35 साल पढ़े थे, अभी भी याद ही है, क्योंकि उतना मुश्किल चीज नहीं है ये। ठीक है, लेकिन समरी ये है कि हम सभी लोग को धरती अपनी ओर खींच के रखती है, इसलिए हम लोग धरती से बंधे हुए हैं, नहीं तो हम लोग आकाश में उड़ रहे होते। ठीक है, तो जो जो धरती अपनी ओर खींच रही होती है, तो धरती अपनी ओर एक बल लगा के खींच रही होती है, वो इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और वो फोर्स जो है, वो एक एक्सेलरेशन या त्वरण पैदा करता है, कि आप जैसे मान लिया जाए छत पे चले जाते हैं, छत पे आपके हाथ में आप कपड़ा सुखाने के लिए छत पे गए थे, हाथ से कपड़ा छूट गया, कपड़ा ले लेके धरती पे आ जाता है, गली में गिरता है। और देखेंगे अगर कपड़ा की जगह पे कोई कोई भारी चीज था, कांच का ग्लास था, पानी का ग्लास था, जो पानी पी रहे थे छत पे ऊपर, वो गिर गया, तो वो तेजी से गिरता है, कपड़ा धीरे धीरे गिरता है। तो वो ऑल दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से होता है। उस और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है धरती के सतह के ऊपर, वो एक एक्सेलरेशन पैदा करता है जब आप कोई चीज को फ्री फॉल कराते हैं, या गिराते हैं अगर, तो दैट इज व्हाट इज दिस जी। ये गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया उत्पन्न किया गया त्वरण है ये। सो एक्सेलरेशन क्रिएटेड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो न्यूटन ने बोला कि भाई ये सेब जो है पेड़ से धरती पे क्यों गिरा, सारे फसाद का जरिए है। अगर मान लीजिए सेब का पेड़ बहुत बड़ा होता, 50 फीट ऊंचा होता, तो सेब सिर्फ गिरता नहीं, गिर के चूर चूर हो जाता है, क्योंकि बहुत तेजी से गिरता, और धरती पे गिर के उसका स्पीड इतना ज्यादा होता, इतना जोर से बल लग रहा होता, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने ये भी कहा कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ तक आते आते उसका स्पीड इतना बढ़ चुका होता कि वो फोर्स बहुत ज्यादा होता, और ये सेब चूर चूर हो जाता। इसीलिए तो ये तो चीज रिलेट करने का चीज है। यहाँ तक में जो मैंने बोला बेटा, आप लोग को क्लियर है?
आदर्श नगर से बच्चे लोग, भाई आप लोग लेट से आए इसलिए मैंने जस्ट समरी में बताया। इज दिस क्लियर? कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो कोई बात नहीं। अगर होता है क्लियर नहीं हुआ हो, थोड़ी समस्या हो क्योंकि आप लोग थोड़ा लेट से ज्वाइन किए, तो एक काम कीजिएगा, इस क्लास का वीडियो को एक बार प्ले करके सुनिएगा शांति से, ठीक है? सुनिएगा और उसको समझने, उसके बाद उसको नोट कीजिएगा। और उसके बाद भी समझ नहीं आया, कुछ दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये था, एक एक चीज है कि हम लोग जो मास और वेट, मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान, शक्तिमान से सुनने में लग रहा है, और वेट यानी कि वजन, ठीक है? तो दोनों को हम लोग ऐसे यूज करते हैं जैसे एक ही चीज हो, लेकिन एक ही चीज एग्जैक्टली नहीं है। मास होता है उसके अंदर कितना पदार्थ है, कितना कंटेंट है, ठीक है? और वेट होता है, जो जो वेट होता है वो वजन, जिससे कि धरती है इसको अपनी ओर खींच रही होती है। तो आप मतलब नहीं होता है, तराजू में कोई सामान को का वजन कर रहे होते हैं, ओके? तो इसको ऐसे अगर साइंस के फॉर्मूला से आप समझेंगे तो ये है आपका मास। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मान लिया जाए, अगर ये है मास है मतलब उसका द्रव्यमान, जो किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम जो भी है, और ये वजन होता है कि किस जोर से, कितनी ताकत से धरती उसको अपनी ओर खींच रही है। तो यहाँ पे मास और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो एक्सेलरेशन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा, दैट विल बी योर वेट। वेट यानी इसको कितना ताकत से धरती इसको अपनी ओर खींचे, तो दैट इज द डिफरेंस। तो हम लोग जो वजन लेते हैं, जैसे अब ये आप लोगों ने देखा होगा, ये सब्जी बेचने वाली आती है, तराजू में सामान तौल रही होती है कि ये आपका तराजू है, ठीक है? इस तरफ में उसने बाट रखा हुआ है, इस तरफ में सब्जी डालती है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं डालती है सब्जी, क्या होता है? ये वाला झुक जाता है, एकदम धरती पे सट जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये इसलिए सट जाता है क्योंकि धरती इसको एक ताकत से खींच रही होती है। अब अगर सामान इधर डालते रहते हैं तो फिर क्या होता है, इसमें भी इसको, इसका भी वजन बढ़ता है, धरती इसको अपनी ओर खींचना शुरू करती है। दोनों का वजन बराबर हो जाता है, मतलब दोनों को बराबर ताकत से धरती अपनी ओर खींच रही है, तब जाके बैलेंस हो जाता है। आप बोलते हो ठीक है भाई, मेरे को 2 किलो चाहिए था, आपने 2 किलो सामान दे दिया, खत्म, ये डन। तो मास और वेट में वही डिफरेंस है। मास जो है, इट्स जैसे हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं कि उसमें द्रव्य की मात्रा कितनी है, उसमें कितना सामान है, कितना स्टफिंग है। और वेट होता है जो उस जिस वजन से, जिस ताकत से धरती किसी चीज को अपनी ओर खींच रही होती है, इसको आप हमेशा रिलेट करेंगे विद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास इनटू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है? तो अब जो है, मैं यहाँ पे रुकता हूँ 2 मिनट के लिए और सवाल पूछते हैं बच्चों से कि यहाँ पे अभी तक में कुछ कंफ्यूजन है कि नहीं। अंकित, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं है कंफ्यूजन? और देखिए आप लोग जो लोग बच्चे लोग आप से नो सर। ओके गुड। तो आप लोग जो लेट से ज्वाइन किए ना, तो मेरा यही आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है? देखिए, और जब मैं बोल रहा हूँ तो उस चीज को चाहे तो नोट कर ले, या अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो उसको रिपीट करके देख लीजिए एक बार कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे फंस गए, अच्छा फिर से देखते हैं। तो उसके ओके सर। बाद, है ना? तो जब वो चीज जब क्लियर हो जाएगा तो फिर तब आगे बढ़ेंगे फिर, है ना? तो अब देखिए यहाँ पे अगले 5 मिनट में एक क्रैश कोर्स करेंगे हम लोग, कि जो जो चीज हम लोग ने सीखा था कि भाई, एक सीखा था कि एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड कैसे बढ़ती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
मतलब ये u आपका इनिशियल स्पीड है, ये आपका स्पीड है आफ्टर नो, ये स्टार्टिंग का स्पीड है, ये बढ़ने वाला स्पीड है। मतलब आप किस स्पीड से चल रहे थे, आपने एक्सेलरेशन किया, मतलब गाड़ी में एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेटर दबाया t टाइम तक, तो u से बढ़ के आपका स्पीड हो गया v। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन किया, एक्सेलरेशन किया मतलब गाड़ी का स्पीड बढ़ाया, एक्सेलरेट किया, तो यहाँ पे निकलता है ये। तो इसको आप जो है, इसको आप जो g है ना उसके साथ भी रिलेट कर सकते हो कि भाई अगर कोई चीज यहाँ पे रखी हुई है, 0 की स्पीड पे है और 5 सेकंड तक गिरती है, 5 सेकंड के लिए इसको अगर गिरने देंगे अगर, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा बढ़ के। तो यहाँ पे क्या होगा, ए के जगह पे आप लगाएंगे जी, ये हो जाएगा जी। क्योंकि अगर फ्री फॉल हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन का हमको वैल्यू पता है कि जी इक्वल टू जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अगर 0 का स्पीड से गिराया है आपने, 5 सेकंड तक पत्थर गिरता है, अगर गिरते रहता मतलब जिस ऊंचाई से आपने गिराया है, 5 सेकंड के बाद उसका स्पीड बढ़ के हो जाएगा v, जो है इसका वैल्यू हो जाएगा 0 से आपने शुरू किया, 0 प्लस ए, यानी कि ए के जगह पे जी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे आप कुछ और जोर नहीं लगा रहे हो, कुछ एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, लेकिन वो जोर लग रहा है धरती के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, जिसका वैल्यू होता है जी, जी इंटू 5। तो अब देखिए ये हो गया 0 प्लस, तो 0 का तो 0 छोड़ दीजिए, जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमने कहा 5, तो हो गया 49 49 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपने एक पत्थर को यहाँ पे छोड़ दिया था 0 के स्पीड से, मतलब नहीं था, छत के ऊपर छोड़ दिया से, और वो छत मान लिया जाए कि काफी ऊंची थी, मतलब 4th फ्लोर 5th फ्लोर 6th फ्लोर कुछ तो होगा, तो 5 सेकंड में उसका स्पीड बढ़ के हो, देखिए हो जाएगा इतना 49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपने 1 सेकंड के लिए छोड़ा होता तो उसका स्पीड बढ़ के होता 9.8 इंटू 1, 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली ये जो हम लोग नहीं होता, कुछ कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, तो उसका फ्री फॉल कराते हैं, उसको गिरने देते हैं, तो वो देखेंगे उसका स्पीड बढ़ते जाता है, और जितना टाइम तक, जितनी ऊंचाई से होगा उसको उतना टाइम मिलेगा, जितना टाइम मिलेगा उसका स्पीड उतना ज्यादा बढ़ गया रहेगा। यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट किया था, ये बढ़ के 49 मीटर पर सेकंड है, ये 49 मीटर पर सेकंड, यू कैन इमेजिन कि वो कितना फास्ट हो चुका है। मतलब 0 के स्पीड पे थे, अब हो गया 49 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड 0 1 किया और 49 मीटर वो मूव कर गया, उतना तेजी से चल रहा है। तो इसीलिए देखेंगे कि अगर अगर मतलब ऐसा कभी भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर कोई मान लिया जाए कि बहुत ऊंचाई से पहाड़ के ऊपर है, अगर एक पहाड़ है, माउंटेन है, जिसकी ऊंचाई मान लिया जाए 2000 मीटर है, यहाँ से आप अगर एक छोटे से पत्थर को गिरा देंगे सिर्फ ना, बाय द टाइम इट कम्स हियर उसका स्पीड काफी बढ़ गया रहता है। और कितना बड़ा रहता है, तो मान लिया जाए कि आप देखेंगे कि 1 सेकंड यहाँ से गिरा है 0, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस जी टी यहाँ पे लगाएंगे, अभी अभी ए कुछ नहीं है, यहाँ पे जी है, जी इज धरती का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0 से गिराया है, तो 0 प्लस 9.8 इंटू 1, 1 सेकंड में इतना स्पीड हो जाता है। 5 सेकंड में हम देखा 49 मीटर, 10 सेकंड अगर होता है तो 10 सेकंड में देखिएगा 0 10 इंटू 9.8, यानी कि 98 मीटर पर सेकंड। आप 98 मीटर पर सेकंड सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन आप सोचिए 1 सेकंड होने में 98 मीटर मूव कर जाता है, मतलब 100 मीटर की दूरी। जैसे अभी ओलंपिक हो रहा था, उसमें दौड़ने वाले लोग कितना, जो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी, उसको 10 सेकंड लगा था 100 मीटर दौड़ने के लिए, ये 1 सेकंड में मूव कर जा रहा है, सोचिए कितना तेजी से मूव कर रहा है। और यही अगर, इसीलिए जितना ऊंचाई से गिरते हैं उसका स्पीड उतना ज्यादा हो गया होता है, उसको चोट उतना जोर से लगती है, ठीक है, इसलिए कभी भी ऊंचाई से गिरना नहीं है। ओके, तो कमिंग कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, कि हम लोग ने जो भी अभी तक न्यूटन्स लॉ के हिसाब से सीखा था, फॉर्मूला सब, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, यहाँ पे s जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है,
ए एक्सेलरेशन है, वी बाद का स्पीड है, यू पहले का स्पीड है। यहाँ पे भी वी बाद का स्पीड है, यू पहले का स्पीड है, ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है। हर जगह पे ए जो रहेगा उसको आप ई से रिप्लेस कर सकते हैं जब आप गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं, जब जब आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जी का वैल्यू होता है 9.8, जो कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कैसे होता है। तो जब भी कोई चीज गुरुत्वाकर्षण बल के इन्फ्लुएंस में हो रही होती है तो आप उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला जितना फॉर्मूला है, हर जगह पे एक्सीलरेशन की जगह पे जी लगा सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्लास को हम रोकना चाहेंगे। आई वुड नॉट वांट टू लोड यू गाइज विथ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अभी तक हमने जो हम लोगों ने जो पढ़ाई किया है उस पर फोकस करते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि भाई कोई दो चीजें हो ब्रह्मांड में तो वो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं, और वो जो बल लगाती है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा कि भाई उनके बीच में कितना बल लगेगा वो उनके अपने वजन के समानुपात में और उनके बीच की दूरी के विषम अनुपात में होता है। यानी कि the force applied between two objects is in direct proportion of their masses and indirectly proportional to the distance between them। मतलब कि चीजें अगर पास पास हो तो उनके बीच में ज्यादा जोर लग रहा होगा, दूर हो तो कम जोर लग रहा होगा। उनका वजन ज्यादा हो तो वो ज्यादा जोर से अपने आप को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है, नहीं तो कम ताकत से। फिर हम लोगों ने इसको रिलेट किया कि भाई अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे धरती पे पड़ी हुई चीजें उसकी उनकी बात करते हैं, अर्थ और एंड द थिंग्स लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहाँ पे कि हम देखते हैं कि भाई धरती अपनी ओर जोर लगा के हमको खींच रही होती है, इसलिए हम लोग धरती से चिपके हुए हैं। तो वहां पे हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को का फॉर्मूला था उसको रिलेट किया यहाँ पे। उससे हमको एक वैल्यू निकला जी, जी एज इन स्मॉल जी, जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है 9.8 वाला। तो ये जी होता है कुछ नहीं बट दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ऐसा यूनिट में। और उसको आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सारा फॉर्मूला है उसके साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे कि जहां जहां पे आप एक्सेलरेशन यूज करते हैं वहां पे जी यूज कर सकते हैं। तो जहां पे हम लोगों ने देखा कि ये क्या होता है, फिर हम लोगों ने उसको रिलेट किया भाई फ्री फॉल क्या होता है, मास और वेट का डिफरेंस क्या होता है, दोनों में की रिलेशन क्या होता है। सो ऑल दैट वी कवर्ड इन द क्लास टुडे। तो उसके अलावा भी और कुछ कुछ चीजें हैं पढ़ने के लिए इस चैप्टर में, दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट 1 or 2 classes we should be able to cover this chapter। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितने पढ़ाई की उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए भाई। और जो लोग बीच में मिस कर गए थे या डिस्कनेक्ट हो गए थे उनके लिए एक ही जुगाड़ है कि भाई क्लास का वीडियो है उसको एक बार देख लीजिए वो पार्ट। और जो चीजें यहाँ पे जो भी वीडियो बनता है क्लास का वो उसमें देखेंगे। मैं उसमें कुछ ज्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को यूट्यूबर बनने का कोई इच्छा नहीं है, ये आप लोग के लिए होता है। तो मैं जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ वही चीज को एज इज मैं डालता हूँ ताकि आप लोग को देख सकें। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव टू लर्न टुडे। और कोई सवाल, कुछ कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछिए भाई। नो सर। नो क्वेश्चंस, ओके। और सर, जस्ट हाँ बोलिए। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम्म। कितना कम होगा या ज्यादा होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो किन आप चीजों वीडियो पे? वो भी वीडियो देखेंगे आपको क्लियर होगा। आप बीच में नहीं थे थोड़ी देर के लिए तो मैंने एक्सप्लेन किया था। Acceleration due to gravity again, as I as you related with that universal formula for no, the force between two objects, mass of the objects and the distance between the objects। तो वही चीज आपको गवर्न करता है, डिसाइड करता है जी का वैल्यू। मास ऑफ अर्थ इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो जो और मेन चीज होता है रेडियस। तो आप उसको देखेंगे वीडियो तो आपको क्लियर हो जाएगा उसमें। I think you already know this. You're just trying to clarify it, and that will get यस clarified सर। if you watch the video. You know? Okay. चलिए, तो that brings us to the end of the science class, and we'll start the we'll start the English class in couple of minutes। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप लोग चाहें तो 2-4 मिनट का ब्रेक लीजिए, मैं भी थोड़ा ब्रेक लेके आता हूँ, है ना। एंड देन विल स्टार्ट एट 6 o'clock। ठीक है,
Let me stop recording this video.